यह खबर बहुत बड़ी है। क्या अमेरिका इस्राइल के साथ अपने रिश्ते खत्म कर रहा है? सीएनएन का यह आर्टिकल बहुत कुछ कहता है और आपको समझना पड़ेगा कि यह आर्टिकल और इसके मायने क्या है। सीएनएन क्या कहता है आसान लफ्जों में, वैंस थ्रेट इज द लेटेस्ट साइन यूएस कुड बी ब्रेकिंग विद इजराइल। अब ब्रेकिंग विद इजराइल के कई मायने हैं। ब्रेकिंग यानी कि इस्राइल से दूरी बनाना, दूसरा इस्राइल के साथ रिश्ते खत्म करना। अब रिश्ते खत्म होने की गुंजाइश तो नहीं है दोस्तों, मगर हकीकत यह है कि हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका और इस्राइल के संबंध खराब हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है, मगर जैसे ही डील का ऐलान होता है इस्राइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। ईरान बार बार कह रहा है कि जब तक ये हमले जारी रहेंगे इस डील का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात, भूल जाइए नेतन्याहू, उनके देश में बेन गुइर का यह ताजा बयान जो कहता है कि तुम एक इस्राएली को मारोगे, हम लेबनान की 1000 माओं की आंखों में आंसू ला देंगे, जो अपने आप में एक निहायत ही भड़काऊ बयान है। और आप जानते हैं हाल में लेबनान ने कोई हमला नहीं किया है, हिजबुल्लाह ने भी जो हमला किया है वो जवाबी हमला था। ऐसे में बेन गुइर का यह नफरती बयान और यह नफरत बेन गुइर से लेकर नेतन्याहू के अंदर भरी हुई है और अमेरिका के लिए यह शर्मिंदगी का सबब बन रही है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि इस्राइल से दुनिया दूरी बना रही है, अमेरिका दूरी बना रहा है और भारत, मैं नहीं जानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नेतन्याहू के करीब जा रहे हैं, इस्राइल के करीब जा रहे हैं। यह किसी भी कीमत पर भारत के हित में नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका और इस्राइल के बीच में ताल्लुकात क्यों बद से बदतर हो रहे हैं। वही बात अब मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने वाला हूं। गौर फरमाएं आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1, ईरान युद्ध को लेकर इस्राइल के लक्ष्य यानी मकसद अमेरिका के मकसद से काफी अलग थे और इस युद्ध में इस्राइल की हिस्सेदारी और दिलचस्पी अमेरिका से कहीं ज्यादा थी। इसके मायने क्या है? इस्राइल चाहता था कि ईरान बर्बाद हो जाए। इस्राइल चाहता था न सिर्फ ईरान, पूरा मध्य पूर्व बर्बाद हो जाए। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता है। आगे, पिछले कुछ सालों में अमेरिका में इस्राइल की छवि पहले से काफी कमजोर हुई है। जी हां, खुद मैगा सपोर्टर्स जानते हैं कि अमेरिका इस जंग में इस्राइल की वजह से है और इस वजह से इस्राइल की पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर लगातार कम हो रही है, वो भी ट्रंप के अंधभक्तों में भी। आगे, इस्राइल समर्थक मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी हाल के दिनों में कई बड़े प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इस्राइल की खुलकर आलोचना यानी क्रिटिसिज्म किया है। साथ ही पार्टी को अपने समर्थक आधार में बढ़ती यहूदी विरोधी सोच का भी सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एक किस्म की एंटी सेमिटिज्म जो लगातार मैगा सपोर्टर्स में फैल रही है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप का जो सपोर्टर है ना, वो आदतन रेसिस्ट है और एंटी सेमिटिज्म दुनिया में एक प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि जो लोग खुद को हिटलर के करीब समझते हैं उनके मन में यहूदियों के लिए नफरत है, एंटी सेमिटिज्म है। आगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले इस्राइल के मजबूत समर्थक रहे हों, लेकिन वर्षों से उन पर यहूदी समुदाय को लेकर कई विवादित और रूढ़िवादी टिप्पणियां करने का आरोप भी लगता रहा है। और ट्रंप आमतौर पर अपने सहयोगियों का साथ तभी तक देते हैं जब तक उससे उनका खुद का राजनीतिक या पर्सनल फायदा हो रहा हो। जी हां, सही सुना आपने, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। यानी कि एक बिजनेसमैन एक डील में तब तक शामिल रहता है जब तक उसे फायदा हो रहा हो। और जाहिर सी बात है, इस्राइल का साथ देना यानी दुनिया भर में अमेरिका की बदनामी। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जेडी वैंस ने कल किस तरह से धमकी दी। इसीलिए सीएनएन लिख रहा है कि जेडी वैंस ने कहीं ना कहीं इस्राइल के साथ संबंधों को तोड़ने की बात कह डाली है। गौर फरमाइए, जेडी वैंस कहते हैं इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड जे ट्रंप ही ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस्राइल के प्रति सहानुभूति यानी सिंपैथी रखते हैं और संयोग से वे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के प्रमुख भी हैं, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं इस्राइली सरकार में होता तो शायद मैं अपने उस इकलौते ताकतवर सहयोगी पर हमला नहीं करता जो पूरी दुनिया में अब भी मेरे साथ खड़ा है। यानी कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि बाज आओ, ट्रंप तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पार्टी के लोग ट्रंप को गाली दे रहे हैं। सुनिए जेडी वैंस ने कहा क्या था।
I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal, because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपका ध्यान खींचूं अब्बास अरागची के इस बयान की तरफ। अब्बास अरागची ने करारा हमला किया है बेन गुवीर पर और एक बार फिर इसराइल को एक जेनोसाइडल ताकत यानी कि एक नरसंहार करने वाला देश बताया है, क्योंकि बेन गुवीर ने एक निहायती शर्मनाक बयान दिया है कि हम 1000 लेबनीज माओं के आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, हजारों लोगों को मार देंगे, वो लेबनान जो इसराइल पर हमला भी नहीं कर रहा है। गौर फरमाइए अब्बास अरागची ने कहा क्या। यह किसी सनकी या उग्र व्यक्ति की बकवास नहीं है, यह इस्राएली शासन के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की पब्लिक पोस्ट है। तेल अवीव में बैठी यह कथित नरसंहारवादी यानी जेनोसाइडल सोच पूरी मानवता यानी इंसानियत के लिए खतरा है। यह दुनिया के हर इंसान के लिए खतरा पैदा करती है। इसका एकमात्र लक्ष्य यानी हित कि युद्ध कभी खत्म ना हो और हमेशा चलता रहे। बेन गुवीर ने कहा क्या था, मैं अब आपको बताने वाला हूं। इसका एक एक लफ्ज आपके अंदर सिहरन पैदा कर देगा कि एक आदमी और उसकी ऐसी आसुरी सोच, ऐसी राक्षसी, ऐसी मॉन्स्टरस सोच कैसे हो सकती है। सुनिए बेन गुवीर ने कहा क्या, और इसीलिए अमेरिका के लिए अब इसराइल का साथ देना मुश्किल होता जा रहा है। गौर फरमाएं, बेन गुवीर कहते हैं एक इस्राएली मां के हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि इसराइल को पूरी दुनिया को साफ बता देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर समझौता किया जा सके। पूरा लेबनान जलना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसराइल के नागरिकों और आईडीएफ के सैनिकों की रक्षा करना है, और यह जिम्मेदारी हर दूसरी बात से ऊपर है। मैंने प्रधानमंत्री से यहां तक कि अपनी निजी बैठकों में कहा है, एक इस्राएली मां के हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं का रोना होना चाहिए। अब बहुत हो गया यह आगे पीछे का खेल। मिडल ईस्ट में नाप तौल कर जवाब देने या संयम दिखाने से जीत नहीं मिलती, पूरी ताकत के साथ टूटना पड़ता है। दुश्मन को पूरी तरह तबाह करना पड़ता है, आतंक को कुचलना पड़ता है। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हर इंसान को यह अधिकार है, हर देश को यह अधिकार है कि वो अपनी देश की रक्षा करे। जब हमास ने अटैक किया था इसराइल पर और 1200 बेकसूर आम इसराइलियों को मार दिया था, तो उसका जवाब इसराइल ने दिया था, मगर इसराइल ने तमाम हदों को पार कर दिया। उसने गजा में 75,000 लोगों को मार दिया। इनमें कुछ हमास के लड़ाके रहे होंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग जिन्हें मारा गया उनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे। हॉस्पिटल्स को तोड़ा गया, डॉक्टर्स को अगवा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मर्दों का रेप किया आईडीएफ के सैनिकों ने। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं।
मर्दों का रेप किया, सॉडमाइज किया, यह सब किया इस्राइल ने। अब आप मुझे बताइए, इसमें कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है? इसमें कौन सी देशभक्ति है? आप किसी को सॉडमाइज कर रहे हो, उसे रेप कर रहे हो। यह अपने आप में बताता है कि इस्राइल के अंदर कुछ लोग अपना आपा खो चुके हैं। और ईरान अमेरिका से कह रहा है कि जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे इस्राइल को, इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की इस खबर की तरफ। ईरान्स डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सेज रेडी टू मूव फॉरवर्ड एंड डील विद यूएस। खातिबजादे टेल्स अल जजीरा डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड, बट US must ensure that Israel stops its attack on Lebanon. लेबनान पर इस्राइल हमले बंद करे। गौर फरमाएं, ईरान के उप विदेश मंत्री ने अल जजीरा से कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर तैयार है, लेकिन अमेरिका को यह तय करना होगा कि इस्राइल युद्ध खत्म करने वाले समझौते की शर्तों का पालन करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उनमें सबसे पहला पॉइंट था कि लेबनान पर हमला बंद होना चाहिए। अब एक सीज फायर का ऐलान हो गया है इस्राइल और लेबनान में, मगर आप जानते हैं नेतन्याहू लगातार इसे वायलेट, इसका उल्लंघन करते रहेंगे। आगे एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इस्राइल और हिजबुल्लाह लेबनान में युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्राइली हमले जारी हैं और उनमें लोगों की मौत हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका की जिम्मेदारी और कमिटमेंट है कि वो सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करवाए, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जैसा कि समझौते में तय किया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस्राइल इस बात को समझ रहा है कि वो जो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, उसके चलते ये बातचीत लटक सकती है। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि दोनों देशों के बीच यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि लेबनान पर हमला कर दिया, कम से कम 40 लोग मारे गए। जी हां, 40 लोग एक दिन में। गौर फरमाइए, उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा क्या। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका समझौते का सम्मान करने को लेकर गंभीर है और यह तय करता है कि इस्राइल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तों का पालन करे, तो तेहरान वॉशिंगटन के साथ डिप्लोमैटिक प्रक्रिया जारी रखना चाहता है। सैयद खातिबजादे ने फ्राइडे को अल जजीरा अरबी से कहा, अगर दूसरी तरफ से भी वही सीरियसनेस दिखाई देती है तो हम हर कदम दर कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत रद्द कर दी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है स्विट्जरलैंड का। पाकिस्तान और कतर समेत मीडिएटर देशों ने कहा था कि दोनों पक्ष बर्गनस्टॉक में मिलकर उन मुद्दों पर बातचीत शुरू करेंगे जिनका जिक्र इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए MOU में किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्राइडे को दक्षिणी लेबनान में इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच हुई लड़ाई के बाद यह वार्ता टल गई। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक आधी रात के बाद से इस्राइली हमलों में कम से कम 47 लोग मारे गए। अल जजीरा से बात करते हुए खातिबजादे ने लेबनान पर हालिया इस्राइली हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस्राइल की लगातार वॉर भड़काने वाली पॉलिसी के सीरियस और तुरंत परिणाम होंगे। ईरान कह रहा है कि हम गजा समेत हर मोर्चे पर शांति चाहते हैं, मगर जाहिर सी बात है इस्राइल ये नहीं चाहता। मगर अगर इस्राइल को लगता है ना कि ऐसा करके उसका मुकाम बढ़ रहा है तो वो गलत है। नेतन्याहू अपने आप को बचा रहे हैं कि वो जेल ना चले जाएं। कुछ लोग नफरत की तमाम हदों को पार कर गए हैं और ये वो कौम है जिसने नरसंहार का सामना खुद किया था जब हिटलर ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ये एक हकीकत है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज उसी देश से जुड़े लोग नफरत में इस कदर जल रहे हैं कि वो इस नफरत में खुद को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।